नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। मैं आपके साथ साबिता ठाकुर और मैं अंशु कुमार। दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें बेहद ही कम समय में हम आपको देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते क्या क्या रहा खास। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी साप्ताहिकी की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अपने बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपको खेती से जुड़ी ढेरों जानकारी। और साथ ही इस बार अंशु हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि ऊसर ज़मीन में कैसे धान की खेती कर सकते हैं। जी साबिता, आमतौर पर जो है हम बहुत कम किसान लोग ये जानते हैं कि ऊसर ज़मीन में भी खेती कर सकते हैं, वो भी धान की कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं अंशु की अगर ज़मीन उपजाऊ होती है तो उसमें तो खेती करते ही है किसान, लेकिन कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जिनके पास ऊसर ज़मीन होती है और वो मतलब खेती से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए बेहद ही खास था हमारा ये एपिसोड। जी, और इसकी खेती जो है अप्रैल से मई के दौरान कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट ने इस कार्यक्रम में बताया कि कैसे ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। जी, तो दोस्तों आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की पर। ऊसर ज़मीन पर धान की खेती करने के लिए किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि जब हम ऊसर की बात करते हैं और ऊसर खेती में धान की बात करते हैं जी, तो हमको जो प्रजातियां चल रही हैं उन प्रजातियों का इस्तेमाल नहीं करना है। जी, ऊसर के लिए स्पेशल जो है प्रजातियां आती हैं जी, और उस प्रजातियों में एक तो है झोना 349, जी, उसके बाद साकेत 4, जी, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2, CSR 10, जी, ये क्षारीय मृदाओं के लिए है। जी। अब जो ऊसर में जो लवणी वाला वर्गीकरण है उसमें हमारे भूमि में सरजू 52, बहुत आसानी से सरजू 52 को और IR8 मिल जाती है। हाँ, ये जो है मिल भी जाती हैं और इन्हीं को लगाना चाहिए और जिया भी इसमें लगा सकते हैं। जी, तो लवणी भूमि के लिए 3 प्रजातियां जो बताई गई हैं बहुत ही अच्छी हैं और इन्हीं को लगाना चाहिए। जी। बाकी और जो आपकी बासमती और ये जो उन्नतशील वरातियां हैं ये उसमें ऊसर में नहीं चलेंगी। जी, उसके बाद बात आती है कि हम बीज कितना बीज डालें, कैसे इसकी नर्सरी तैयार करें। जी, तो देखिए, जब बीज की बात आती है तो साधारण रूप से हम ये कहते हैं कि महीन धान 30 किलो, जी, मध्यम धान जो है वो 35 किलो और मोटा धान जो है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। जी, और जो नर्सरी डाली जाती है ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है और 1 हेक्टेयर से हम 15 हेक्टेयर की रोपाई कर लेते हैं। ऊसर को सुधारने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, नंबर 1 जी, और नमी के लिए हमें सिंचाई के साधन होने चाहिए। बिल्कुल। और 1 मीटर तक इसमें अगर कोई कठोर परत आ गई है तो उस कठोर परत को गहरी जुताई करके तोड़ देना चाहिए। जी, अब उसके बाद सरकार के द्वारा शासन ने जिप्सम और पायराइट केमिकल्स तैयार किए, बिल्कुल। और उनको एग्रीकल्चर सीड स्टोर पर हर जगह भेजा गया है तहसील स्तर पर, जी, और किसानों को इस पर अनुदान भी दिया जाता है जी, कि ताकि वो आसानी से ऊसर का सुधार कर सकें। जी, तो अब अगर मृदा की पीएच के अनुसार हम ऊसर जमीन में जिप्सम या पायराइट का इस्तेमाल करते हैं जी, तो पहले हम खेत में क्या करते हैं कि खेत की जुताई करते हैं, जी, और जुताई करने के बाद 200 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल पायराइट या जिप्सम ले लेते हैं, जी, और अगर पीएच ज्यादा है तो थोड़ा मात्रा और भी बढ़ जाती है। जी, अब इसको हम लेकर के जमीन के ऊपर बुरक देते हैं जी, और हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। जी, तो जो क्षारीय तत्व हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद धीरे धीरे क्षार जो है वो नष्ट होने लगते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये जो मिट्टी क्षारीय होती है, क्षारीय होने का मुख्य कारण है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। बिल्कुल, इसी के कारण होती है। ये सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ होते हैं। जी, तो हम जिप्सम और पायराइट डाल करके रासायनिक क्रिया करते हैं जी, और उस रासायनिक क्रिया से धीरे धीरे ये क्षार जो है जी, वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल।
दोस्तों इसी के साथ बातें खेती की के दूसरे अंक में हमने बात की कम लागत ज़्यादा उपज के बारे में। इसमें साबिता हमने बताया कि कैसे हमारे किसान भाई रोटेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं भूमि तैयारी करते वक्त और साथ ही भूमि तैयारी होने के बाद सबसे जो अहम चीज़ आती है वो आती है बीज का चुनाव। तो समय अवधि के अकॉर्डिंग हम कैसे बीज का चुनाव कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने बताया। और साथ ही में साबिता हमने बताया ड्रिप इरिगेशन के बारे में कि ड्रिप इरिगेशन होता क्या है और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और इसके फायदे के बारे में कैसे जान सकते हैं। और साथ ही हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कम लागत की बात करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर किसान ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर उसको वैज्ञानिक रूप से समझाया जाए तो उसकी समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया होता तो इतनी उपज मेरी बढ़ जाती जी। जैसे गर्मी की जुताई, गर्मी की जुताई जब हम कर देते हैं और उससे होता क्या है कि एक तो उसमें जो जुताई करने के बाद हमने खुला छोड़ा है तो उसमें जो जीवन चक्र चलता है इंसेक्ट्स का, उसमें लार्वा भी होते हैं, प्यूपा भी होते हैं, बाद में जाकर के जब ये जैसे क्रॉप हम बोते हैं उसमें आकर के वो जीवन चक्र उनका पूरा हो जाता है। तो वो लार्वा प्यूपा जो कुछ भी होते हैं वो बगुला द्वारा और चिड़ियों द्वारा ये सब खा लिए जाते हैं और कुछ धूप इतनी तेज पड़ती है कि उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे फफूंदी जनित रोग हैं तो फफूंदी भी हमारी बहुत सी नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ जिसके बारे में किसान अभी पूर्णतया अवगत नहीं है वो ये है कि जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ वातावरण की नाइट्रोजन बहुत आती है। अगर खेत जुता हुआ नहीं है तो पानी बरसेगा और खेत से निकल जाएगा। तो अगर हमने जोत करके छोड़ दिया है और शुष्क खेत पड़ा हुआ है तो सारा पानी खेत में ही सूख जाएगा। अब उसका होगा क्या कि हमने चारों तरफ से मेड़बंदी करके और जुताई करके छोड़ दिया है तो वो जो वातावरण की नाइट्रोजन हमारे उसमें आई खेत में उससे हमारा उर्वरा स्तर बहुत बढ़ गया। तो उससे क्या होगा, जब उर्वरा स्तर बढ़ेगा तो हमको उर्वरक भी कम देने पड़ेंगे, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इससे जो उपज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जी। अब बात आती है कि प्रजातियों का क्या महत्व है। हाँ जी। अब बात आती है प्रजातियों की जी। जब हम ये सोचते हैं कि धान भी हम ले लें और धान के बाद हम कोई और फसल ले करके और फिर हम गेहूं ले लें जी, तो स्वाभाविक है कि धान के बाद गेहूं एक परंपरा है हमारी और अगर हम एक फसल और बीच में ले लेते हैं तो स्वाभाविक है कम लागत में हमारी अधिक उपज। अब उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि जब धान की फसल की बात आती है तो किसान को सोचना चाहिए कि जल्दी पकने वाली जो 100 से 120 दिन में ही हमारी पकने वाली फसल को धान की प्रजाति को हम चयन करें जी। तो अगर सीख पकने वाली हम धान की प्रजाति की बात करते हैं तो हमको गोविंद है, अश्विनी है जी, नरेंद्र 97 जी, नरेंद्र 113 जी, नरेंद्र लालमती और शुष्क सम्राट जी, इन जातियों का अगर हम चयन कर लेते हैं जी, तो ये समय से पकेंगी जी। और समय से पकने के बाद होगा क्या कि लाही जो बहुत ही मूल्यवान हमारी सरसों तेल देने वाली फसल है जी, उसको हम बड़े आराम से समय से बो सकते हैं जी। और उसको हम बो देंगे तो ये 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है जी। और जब ये 90 से 95 दिन में जब ये तैयार होगी जी, तो हम गेहूं बड़े उचित समय से, हमारा खेत फिर खाली हो जाएगा और फिर बहुत उचित समय से हम दूसरी फसल लगा सकते हैं। गेहूं हम जो है लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं जी। तो दोस्तों जैविक खेती में हरी खाद का क्या महत्व होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। दोस्तों अब बात करेंगे बातें खेती के अगले अंक की, जिसमें हमने आपको बताया कि जैविक खेती में हरी खाद का क्या महत्व है। साबिता, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो है हमारे किसान भाई अपने
उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन रासायनिक पदार्थों से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंशु हमारी सेहत पे असर पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जो उपज होती है वो हम खाते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा वो रसायन का इस्तेमाल करते हैं वैसा ही वो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो और ज़्यादा रासायनिक हो जाता है, तो उससे हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी साबिता, तो इस बार हमारे बातें खेती की में हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे हरी खाद का इस्तेमाल करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। जी, तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम बातें खेती की। जब से ये बात आई है कि जहरीले पदार्थों को इस्तेमाल ना करें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, तो जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें हरी खाद के महत्व की बात करते हैं जी। अब है क्या हरी खाद? मृदा में जीवांशिक पदार्थ और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जो सहायक फसलें हम इस्तेमाल करते हैं, उगाते हैं जी। और उगाने के बाद समय से उनको हम भूमि में गला देते हैं और सड़ा देते हैं जी, तो उसको हम कहते हैं हरी खाद। जी बिल्कुल। अब जैविक खेती में हरी खाद का महत्व क्या है? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। जब हम ये कहते हैं कि हमें भाई फर्टिलाइजर कम से कम इस्तेमाल करना है या नहीं इस्तेमाल करना है, जी। हमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है अथवा नहीं करना है, जी। तो कहीं न कहीं से तो पौधे की खुराक जी। आपको लानी है। जी। पौधा अगर भूखा रहेगा, पौधा भी मनुष्य की तरह एक प्राणी है, जी। उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है जी। और वो मिट्टी से 13 पोषक तत्वों को लेता है। जी। तो ऐसी दशा में उसको मृदा के द्वारा पोषक तत्व देने के लिए कहीं न कहीं से तो उन पोषक तत्वों को हम लाएंगे। बिल्कुल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब लाएं तो हम कहाँ से लाएं? हम कहते हैं हम उर्वरक इस्तेमाल करेंगे नहीं, जी। तो उसका कोई न कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे। जी। तो उस अल्टरनेटिव को निकालने के लिए जी। ये आवश्यक है कि हम गर्मी की जुताई करके छोड़ दें, जिससे नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन पानी के साथ आए। जी। हरी खाद का इस्तेमाल करें, जी। दलहनी फसलों का इस्तेमाल करें, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जी। तभी हम उर्वरकों से, रासायनिक उर्वरकों से पीछा छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई थी, हाँ। और उसमें ये स्पष्ट हो गया था जी। कि खाद्यान्न बहुत जहरीला हो रहा है। जी। तब इस ओर ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि भाई हम जैविक खेती करें। जी। तो इसलिए जैविक खेती पर ध्यान देने पर ये हरी खाद का महत्व जो है उभर करके आया और इसीलिए हरी खाद की आवश्यकता बढ़ गई। हरी खाद के लाभ क्या क्या हैं? देखिए, हरी खाद का सबसे बड़ा लाभ जो भी मैंने बताया था जी। कि जैवांशिक पदार्थ जी। खेत में हमारा बढ़ता है। जी। अब जब जीवांशिक पदार्थ बढ़ता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत डेवलप हो जाते हैं। जी। उसको खाते हैं। जी। खाने के बाद वो मिट्टी को ह्यूमस देते हैं, जिससे मृदा का उर्वरा स्तर बढ़ जाता है। नंबर 1। जी। दूसरा ये है कि जब इसका सड़ाव होता है तो सड़ने के बाद मिट्टी की रासायनिक और भौतिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। और उससे होता क्या है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता, जिसे कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बढ़ जाती है। जी। और नतीजा ये होता है कि जो हम सिंचाई कहते हैं कि 4-5 दिन के अंतराल पर करें, तो हमारा वो अंतराल बढ़ करके 7-8 दिन हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी को रोकने की क्षमता है, तो नमी स्वाभाविक तरीके से बनेगी। अच्छा, और ये भी बता दूं मैं आपको, वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि जिस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता अधिक होती है, उसमें जो हम पोषक तत्व डालते हैं उनको भी रोकने की क्षमता होती है, बढ़ जाती है। जी। तो स्वाभाविक है कि जो हमारा लॉस होता है, रिस्क करके लॉस होता है, वो रिस्क करके लॉस होना कम हो जाता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो होता है कि हरी खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो मिट्टी हमारी भुरभुरी रहती है, क्योंकि भौतिक उसका जो है संरचना अच्छी हो जाती है। अब जब भौतिक संरचना अच्छी हुई, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तो वायु का प्रवेश भी उसमें
बहुत अच्छी तरीके से होता है जी। और जड़ों को क्या चाहिए, जड़ों को वायु चाहिए जी, भुरभुरी मिट्टी चाहिए, बिल्कुल, नमी चाहिए बिल्कुल, और हमारा वायु चाहिए, जी, तो जड़ों का विकास होता है। जी, जितना ही जड़ें विकसित होंगी उतना ही पोषक तत्वों को ज्यादा लेंगी जी, और जितना पोषक तत्व जड़ें पौधे को देंगी उतना ही पौधे का विकास होगा। तो बिल्कुल, इस तरीके से हमारी पैदावार जो है स्वाभाविक रूप से जब हमारा उर्वरा स्तर बढ़ेगा तो हमारी पैदावार भी अधिक होगी और बिल्कुल ऐसी पैदावार होगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी खेती बाड़ी में जहरीले पदार्थों का उपयोग करने से जो हम लोग उत्पाद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो हरी खाद के हिसाब से फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए? देखिए, हरी खाद के लिए जब हम फसलें जो सहायक फसलें चुनते हैं जी, उसमें 2-4 बातें तो मुख्य हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, यानी जल्दी हमने बोई, बहुत तेजी से बढ़ गई और बढ़ने के बाद उसको हमने खेत में पलट दिया, तो शीघ्र बढ़ने वाली फसल होनी चाहिए। दूसरा जो है उस फसल में अधिक से अधिक फोलियज हो, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा फोलियज होगा उसी को तो सड़ा करके हम जीवांश पदार्थ और ये सब बनाएंगे और हमको नाइट्रोजन भी मिलेगी उसी से। तो ज्यादा से ज्यादा फोलियज होना चाहिए और जो उसकी शाखाएं हैं वो भी बहुत मुलायम होनी चाहिए, जो जल्दी सड़ने वाली हो। उसके बाद उसका जो वनस्पतिक भाग पूरा का पूरा लेके शाखा से लेकर के और जो पत्तियां हैं, जो कुछ भी फोलियज है, ये बहुत मुलायम होना चाहिए, क्योंकि जितना मुलायम होगा उतनी ही जल्दी उसका सड़ाव होगा और जितनी जल्दी सड़ाव होगा उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ेंगे, वो उस पर काम करेंगे। और इस तरीके से फिर जो है हमारा जीवांश पदार्थ को जब वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मिट्टी में ह्यूमस डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। और ये ह्यूमस जो है वही एक ऐसा पदार्थ है जो मृदा के उर्वरा स्तर को बढ़ाता है। जी दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का और ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे हमारी डायरी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश भर के कृषि क्षेत्रों में हो रहे हलचलों से मुखातिब कराते हैं और साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती बाड़ी को और भी आसान कैसे बनाया जा सके, इसके लिए इजाद की गई नई तकनीकों से भी अवगत कराते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसमें धान, दलहन, तिलहन के बीजों पर कीटनाशक उर्वरक का आवरण चढ़ाकर न सिर्फ इनकी उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, इस तकनीक में बीज के ऊपर पहले फफूंदनाशक का आवरण चढ़ाया जाता है। इसके बाद रसायन व खाद का आवरण चढ़ाया जाता है। इस विधि से तैयार बीज का अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है। आमतौर पर साधारण बीज बुआई के समय खेतों में ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं, जिसमें से करीब 20 से 30% बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है या फिर वो सड़ जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नई तकनीक से नई हरित क्रांति की शुरुआत होगी। तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग से किसानों के साथ देश को भी आर्थिक लाभ होगा। इससे देश में अरबों रुपए बचेंगे, जो उर्वरकों के आयात पर सब्सिडी के रूप में खर्च हो रहे हैं। भारत से बड़ी मात्रा में आम का आयात करने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत से आम, मिर्च और खीरे के आयात के नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब भारत से यूएई को जाने वाले आम, मिर्च और खीरे की खेप के साथ साथ इनकी क्वालिटी जांच की रेसिड्यू एनालिसिस रिपोर्ट भी साथ में देनी होगी। यूएई ने भारत से आयात होने वाले आम, मिर्च और खीरे में कीटनाशकों की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाए जाने की शिकायत की है, जिसके बाद यूएई ने नए नियम जारी किए हैं। इस समय देश भर में आम का सीजन अपने शुमार पर है और ऐसे में निर्यात प्रभावित होने वाली कोई भी खबर आम निर्यातकों और उत्पादकों के कारोबार को प्रभावित कर सकती है।
पंजाब में अब शराब और कार खरीदने वाले लोगों को गाय के लिए टैक्स देना होगा। इस नए कर के तहत पंजाब में अब देश में निर्मित विदेशी शराब की हर बोतल पर अलग से 10 रुपए गाय टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं बियर और देशी शराब की हर बोतल पर ये टैक्स 5 रुपए देना होगा। पंजाब सरकार ने इस कर को गौ सेवा अभियान में लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा नई कार खरीदने पर 1000 रुपए गाय टैक्स के तहत देना होगा। रेलवे की बेहतर ब्रॉडिंग के लिए रेल मंत्रालय ने सभी कुलियों को यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार का प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सितंबर तक पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में कुलियों को ग्राहकों के साथ अच्छे ढंग से पेश आने, अपनी सेवाओं और दरों का उचित ब्यौरा देने के अलावा सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं देने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के बाद रेलवे यात्रियों से कुलियों का फीडबैक भी लेगा। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश भर में औसतन 20 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 14.5 मिलीमीटर बरसात होती है। यानी सामान्य के मुकाबले करीब 38% ज्यादा बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्री मानसून सीजन यानी 1 मार्च से लेकर 18 मई तक अब बरसात की कमी सिर्फ 6% बची है। सामान्य तौर पर इस दौरान 102.7 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार 96 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिलहाल लोगों को अभी भयंकर गर्मी का सामना करना होगा। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने आने वाले खरीफ सीजन के दौरान दलहन की खेती को बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में 24.50 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की जाएगी। राज्य में औसतन 22.47 लाख हेक्टेयर में खरीफ दलहन की खेती होती है। लेकिन इस साल दलहन की कीमतों में महंगाई को देखते हुए राज्य के किसान दलहन की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल देश में दलहन की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं, जिस वजह से सभी प्रमुख दलहन उत्पादन राज्य दलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी सीजन के दौरान ज्यादा दलहन पैदा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यानी खाद्य शीट ड्रिल मशीन बनाई गई है, जो पंजाब राज्य के बाद अब उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जिले में बिना पौधे लगाए धान के बीज से ही फसल उगाए जाने की खेती हो पाएगी। उत्तराखंड के कई गांवों में पहली बार इस मशीन से खेत में धान का बीज बोया जा रहा है। पंजाब के किसान ड्रिल मशीनों से दलहन की खेती बोते हैं। ड्रिल मशीन से धान, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, मटर, चना आदि दलहनी फसलों को बोया जाता है। इस मशीन के जरिए किसान कम समय और कम मजदूरों के जरिए खेती कर सकते हैं और साथ ही पानी भी कम खर्च होता है। पंजाब सरकार ने 7 लाख और परिवारों को आटा दाल स्कीम के अधीन लाने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विभिन्न कल्याण स्कीमों का जायजा लेने के लिए की गई बैठक में ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं सिविल आर्थिक विभाग को 7 लाख परिवारों को आटा दाल स्कीम में लाने के आदेश दिए हैं। मौजूदा समय में इस स्कीम का लाभ राज्य के 1.13 करोड़ लोगों को मिल रहा है और 7 लाख परिवारों के शामिल होने से लाभार्थियों की कुल संख्या 1.41 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों की 11वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दिए जाने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने दिसंबर 2015 में चीनी उत्पादन सब्सिडी की घोषणा की थी, जिसके तहत मिलों द्वारा पेराई किए जाने वाले गन्ने पर प्रति क्विंटल 4 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी दी जाती थी, जिसका भुगतान गन्ना किसानों को सीधे किया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। खाद्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि उत्पादन सब्सिडी योजना को 2 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया था। इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक
ये योजना चीनी की कीमतों में तेजी आने के कारण वापस ली जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने कृषि विशेषज्ञ से। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। दोस्तों अब बात करेंगे अपने बेहद खास कार्यक्रम पूछे अपना सवाल की, जिसमें आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए या ईमेल के जरिए हमसे सवाल पूछते हैं और साथ ही हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपको उन सभी सवालों से जुड़े जवाब। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस हफ्ते हमारे साथ कौन कौन से कॉलर्स जुड़े और उन्होंने क्या क्या सवाल पूछा। आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम पूछे अपना सवाल पर। हेलो, रोशन तिवारी जी बात कर रहे हैं? रोशन तिवारी जी, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। रोशन तिवारी जी, आपका हमारे पास इस हफ्ते एक सवाल आया था। आप एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते थे? जी अवधेश शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे ये चीज जानकारी चाहिए थी कि जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर फार्मिंग और पशुपालन का बिजनेस ये काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स वगैरह जो मिलने हैं वो किस प्रकार मैं ले सकता हूँ? देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग में, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में करना चाहते हैं, जिसमें अगर मान लिया आप डेयरी खोलना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको डेयरी खोलने के लिए जिला पशुधन अधिकारी से संपर्क आपको करना पड़ेगा। अच्छा। और जिला पशुधन अधिकारी अगर आपके एमपी में नहीं मिलते हैं तो आप विकास भवन में जाकर के, और जो सीडीओ की पोस्ट है, सीडीओ के यहाँ से जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। करना क्या होगा आपको कि आपको सबसे पहले वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। एक फार्म मिलता है वहाँ पर, वो फार्म भरना पड़ेगा और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम जहाँ पर डेयरी खोलना चाहते हैं वहाँ पर गाय रखने के लिए उचित व्यवस्था है कि नहीं। हाँ, वो सब तो सुविधाएं मैं बना लूंगा पूरा। नहीं, आप बना लेंगे, लेकिन होगा क्या कि जब आप वहाँ से गवर्नमेंट से लोन लेना चाहेंगे या उसको, उसमें बाद में आपको अनुदान भी मिल सकता है, तो ऐसी दशा में वहाँ से जो सरकारी विभाग का जो भी व्यक्ति आएगा वो आपका पहले इंस्पेक्शन करने आएगा। बिल्कुल रोशन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो, भाग्यराज सिंह जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। बोलिए बोलिए। सर आपका हाल ही में कोई सवाल आया था। जी, ये मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ खेती बारिश पे निर्भर होती है, पानी नहीं होता यहाँ पे पिलाने के लिए। जी, ये ऐसे में हम कौन से चीज का इस्तेमाल करें जिससे हम बारिश पे निर्भर खेती पे अच्छा मोला ले सकें? देखिए, आप गुजरात के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, और कौन सी फसल बोना चाहते हैं पहले हमें ये बताइए आप। हमारे यहाँ ज्यादातर कपास ही होता है, बीटी कॉटन। कपास ज्यादा होता है? इसके अलावा भी और फसलें होती हैं? इनके अलावा होती है, लेकिन बारिश कभी कम कभी ज्यादा होती है, तो कपास ही हमारे लिए बेस्ट होता है। अच्छा जी, तो देखिए, कपास में भी आपके दो तरीके की वैरायटीज हैं जी। एक देसी वैरायटी और एक अमेरिकन वैरायटी। जी जी। तो आप जब बरसात कम होने की संभावना हो तो आप देसी प्रजातियां का इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी लोहित है, RG8 है, RG8 और लोहित। ओके। हाँ, और उसके बाद जो अमेरिकन प्रजातियां हैं उसमें आपका थोड़ा पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हाँ। तो ऐसी दशा में आप देसी जातियों का चुनाव करें। तो दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लगाएंगे अपनी चौपाल। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब बात करेंगे अपने कार्यक्रम चौपाल की, जिसमें हमारी टीम जाती है गांव-गांव और जाकर करती है व्यापक चर्चा और जानती है उस गांव की ज़मीनी हकीकत को। और साबिता, इस हफ्ते हमारी टीम गई थी हरियाणा स्थित मंडकोला गांव में और वहां पे लोगों से रूबरू हुए और वहां के समस्याओं के बारे में हमने जाना। बिल्कुल। साथ ही में हमने ये भी जाना कि सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ कितना उठा पा रहे हैं, मतलब जो योजनाएं उनके लिए बनी है वो वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और तो दोस्तों, आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम चौपाल पर। दोस्तों, मौसम की आंख मिचौलियाँ जारी है, कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रही है। इसी बीच हम पहुंच गए हैं मंडकोला गांव के इस मंदिर के पास। अच्छा, ये हम बता दूं पहले कि ये जगदेव हैं, इस गांव के युवा हैं। ये हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में आप बता रहे हैं जी। नंदास बाबा का मंदिर है, ये काफ़ी पहला मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो हुआ क्या थी, जब हमारे गांव की जब शुरुआत हुई थी, बसावट हुई थी, तो इन्हीं नंदास बाबा जी के द्वारा ही गांव की बसावट हुई थी। तो ये हमारे पहले पूर्वज हुआ करते थे गांव से। तो अब इन्हें जैसे इनके कुछ ऐसे कारनामे हुए थे, कारनामे कर दिखाए थे, जिनके बाद इनके पूजा जाने लगा। हिंदुस्तान के जो अमूमन गांव में इस तरह की कई जो है किंवदंतियाँ, चाहे कहेंगे, इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं कि कोई ना कोई उनका एक देवता होते हैं और उनको लेकर के लोगों की काफ़ी श्रद्धा होती है। उसी श्रद्धा का नतीजा है कि उन्होंने अपने इस पूर्वज के नाम पे इन्होंने उन मंदिर बनाए हैं। मंदिर यहाँ पे काफ़ी बड़े मतलब इसका क्षेत्रफल बड़ा है। और एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पे बना हुआ है। इस गांव से लोगों को किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं? जी, पहले अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले जब ये मेवात ज़िले में आता था तो इसके कोई फ़ायदे भी थे। आइए चलिए हम देखते हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र को। आपको एक बार दिखा दें कि कृषि विज्ञान केंद्र, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आधुनिक मशीनें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जुताई के लग रहा है कि हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए, चाहे जुताई के लिए जो है वो साधन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी ये बता नहीं पा। अच्छा, ये धान की बिजाई की मशीन है, नए तरीके की मशीन दिखाई दे रही है। धान बिजाई की मशीन है, नए तरीके की मशीन है। हम पहुंच चुके हैं मंडकोला गांव के यहाँ पे जो अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। एक साइड में ये स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरी तरफ जो है आपको दिखा दूँ यहाँ पे स्कूल है। ये स्कूल जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है मंडकोला का। यहाँ पे जो है यहाँ पे एजुकेशन होता है, छात्रों के छात्राओं के दोनों के लिए है। यहाँ पे ये स्कूल यहाँ पे है। गांव में ये जो बाकी जो चीज़ें हैं जो बेसिक कही जाती है गांव के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम चलते हैं चौपाल में, और चौपाल में जब हम चौपाल लगाएंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि चौपाल हमारी रेडी हो रही है। दोस्तों, पलवल के मंडकोला गांव में हमारी चौपाल लग चुकी है। इस चौपाल में बड़े बुजुर्ग, युवा सभी लोग मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि एक बेहतर चर्चा हमें पेश करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि ये गांव आदर्श गांव घोषित किया गया था। अब इनसे यही जानना चाहेंगे कि आदर्श गांव, चूँकि बुजुर्ग लोग हैं, इनसे उनसे शुरू करूँगा कि आदर्श गांव की प्रक्रिया जो है उस कई मानकों पे होती है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो आदर्श गांव घोषित हुआ तो किन किन जो है पैरामीटर पे रखा गया कि आदर्श गांव है आपका? ये आदर्श गांव का मतलब है भाई सड़क जो है पक्की हो, सगड़ी है। हमारी सड़क बन चुकी है गांव में वैसे जी, लेकिन कुछ आदर्श गांव के साथ जैसे कुछ ITI और ये भी भाई हमारे यहाँ लड़कियों की जो है स्कूल भी बननी, अपग्रेड होना, कुछ काम नहीं हुए हैं। शिक्षा को लेकर के कोई उस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने गांव को खूबसूरत बनाने में खुद से योगदान दिया था या सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसको ठीक ढंग से लागू किया? सरकार की तरफ से भी और लोगों की भावना भी, जब आदर्श हमारा हो रहा है तो लोगों की भी इसमें रही है योगदान। जी। लोगों ने भी योगदान दिया है। अच्छा, तो ये आप कब आदर्श गांव कब घोषित हुआ था आपका? ये 2007 में। आप ये बताइए, हम देखे बिल्डिंग दिखाई दी हमें, स्कूल है वहाँ पे, चूँकि अभी एग्ज़ाम का टाइम था तो हम लोग बहुत अंदर तक नहीं जा पाए। हमारे गांव का जो स्कूल है वो मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो बॉयज़ स्कूल है, कंबाइंड स्कूल है, वो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल, बट उसमें अभी तक साइंस फैकल्टी और कोई कॉमर्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है।
कई बार हम मतलब जो अपने ये होती है मतलब एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह इनको काफ़ी वो दे चुके हैं, लेकिन कोई रिप्लाईमेंट नहीं आया। और जो ये अपना गर्ल्स स्कूल है ये 8 तक है और काफ़ी पुराना स्कूल है एरिया के अंदर, और इसके अपग्रेड के लिए भी हम, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हमारी बाहर नहीं जा सकते, अपग्रेड के लिए हम कई बार कह चुके हैं। जो अपना FC मतलब ये एजुकेशन वो कमिश्नर वगैरह होता है, मेरे पास उनके नोटिस भी लेटर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, कई बार दे चुके हैं। गाँव वाले भी कई बार जा चुके हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी कई बार DC को मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ स्कूल। सरकारी अस्पताल है यहाँ पे, वो सरकारी अस्पतालों में क्या जनानी डॉक्टर वगैरह आती हैं या फिर वैसे ही केवल खाना पूर्ति हो जाता है वहाँ पे? डिलीवरी के लिए 1-2 नर्स रहती हैं सिर्फ। रहती हैं? हाँ, लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है। और रात को तो वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को अगर कोई डिलीवरी केस आ भी जाता है तो उसको पलवली जाना पड़ता है। मोमबत्ती जला के डिलीवरी करते हैं कभी कभी तो। क्या बात है, मोमबत्ती जला के डिलीवरी? हाँ, ऐसी घटना हुई है? हाँ, ऐसे केस है। ये थोड़े से आप बताएंगे इतिहास गांव का क्या रहा है, आपका गांव कैसा था? गांव का इतिहास रहा भैया, ये मेंढू था एक दादा और उसके नाम पे इसको मेंढवाला गांव नाम रखे हुए। अच्छा। और वाई का परिवार है ये, उन्हीं के परिवार हैं? हाँ। और खेती की आयु कम रहा, पहले तो वीरता में भी आगे रहे ये। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा उदाहरण देंगे कि जिसमें पता चले कि हाँ वीरता? ठीक है जी, वह देंगे। एक दादा नथुआ का यहाँ मंदिर बने हुआ है। अच्छा। और वहाँ ने ऐसी लड़ाई करी, मतलब सिर भी उसको अलग भगा, फिर भी मुगलन से लड़ाई करी, फिर भी उन्होंने हार दिखाई दी वहाँ। अच्छा। और वहाँ की कटार चलती रही सिर कटने के बाद भी। हाँ। अच्छा, ये मशहूर है। सिर धड़ से अलग हो गया फिर भी वो लड़ाई लड़ते रहे, फिर वह मुगल सेना भग्गी हुआ थे। क्या नाम बताया आपने उनका? दादा नथुआ। दादा नथुआ? हाँ। दादा नथुआ यहाँ पे हुआ करते थे। ये संतन की लगी समाधि, झीरी की ऊंची गादी, ये संतन की लगी समाधि। तो दोस्तों यहाँ रुकेंगे साप्ताहिकी में एक छोटे से विराम के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत के बारे में। साप्ताहिकी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब बात हमारे कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत की। इस हफ्ते हमने आपको ICAR नॉर्थ ईस्ट हिल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको नेह कॉम्प्लेक्स की इकाइयों से रूबरू करवाया था, और इस हफ्ते बुनियाद है मजबूत में हमने आपको खेती के उन तकनीकों से अवगत करवाया जो किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 2004 से ये इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में भी इस इंस्टीट्यूट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और हमने आपको बताया राइज्ड और सनकेन टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ ही हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वेजिटेबल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में भी आपको बताया, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। तो आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अनूप दास, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ 2003 से। तो 13 साल से मैं इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ और कम से कम 10 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में काम कर रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में हम लोग 2004 से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम शुरू किया और सबसे पहले ही हम लोग अलग अलग प्रजाति, कौन सा जाति धान का हो, सब्जी का हो, फिर आपका मक्का का हो, ऐसे अलग अलग जाति का टेस्ट करके कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा है वो चुनने का काम किया। उसका साथ साथ अलग अलग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट में भी काम किया। तो अलग अलग जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को अभी फील्ड में दिखाने का कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी इस फील्ड में खड़ा है, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड संकन बेड टेक्नोलॉजी। रेस्ट एंड संकन बेड टेक्नोलॉजी आमतौर पे इधर जो मेघालय में फार्मर लोग धान एक ही बार करते हैं बारिश का मौसम में, और बारिश ख़त्म होने के बाद खेती जो है ऐसे ही पड़ा रहते, उसमें कुछ नहीं करते। ये जो सिस्टम है इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट का सोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अच्छा है। एक फार्मर को यह जानना जरूरी है कि उसका फार्म में जो अलग अलग ऑर्गेनिक मेन्योर है, कौन सा मेन्योर कौन सा सब्जी के लिए अच्छा है। और क्रॉपिंग सिस्टम स्पेशली कि जैसे कि आपका मक्का लगाते हैं हम लोग इसमें बारिश का समय, मक्का का बाद कौन सा सब्जी होने से जो मिट्टी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, कौन सा सब्जी होने से फार्मर को इनकम ज़्यादा मिलेगा, कौन सा सब्जी होने से जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वो ज़्यादा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रख के ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये भी 10 साल से कर रहे हैं। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लगाते हैं मक्का का बाद लगाते हैं फ्रेंच बीन। तो ऐसा अलग प्लॉट जो कोने वाला प्लॉट में आप देख रहे हैं उसमें है आलू और इसमें जो है टोमेटो। तो मक्का का बाद फ्रेंच बीन,
टोमेटो और आलू, ये 3 क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। और साथ साथ हम अलग अलग न्यूट्रिएंट सोर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, जो आप लोग को मालूम है होगा कि ये जो है अर्थवर्म से मेनली करते हैं और क्वालिटी इसमें ज़्यादा होते, और वो है फार्म यार्ड मैन्योर जो कैटल एक्सक्रीटा से बनते हैं, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं लास्ट 10 साल से। तो हम देखा क्या है इसमें कि जब हम 2 या 3 सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट को अगर फार्म यार्ड मैन्योर ये दोनों मिला के अगर हम ढाले मिट्टी में, तो उससे मिट्टी का क्वालिटी ठीक रहता है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहता है। और एक बात है कि फॉस्फोरस ये नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि एसिड सॉइल है हमारा मिट्टी जो है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा लाइमिंग अगर करते हैं 500 kg फारो लाइमिंग, ये नाला बना के नाला में हम अगर लाइम को ढाल देते, और रॉक फॉस्फेट भी एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड है। इसका साथ साथ ये आगे जो आप देख रहे हैं हमारा डायरी यूनिट है। डायरी यूनिट में हमको एक मिल्च का और एक काफ रखा हुआ है, और इसका एक्सक्रीटा को हम वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और लिक्विड वॉशिंग जो है इसको हम फार्म में डाइवर्ट करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। ये एक डायरी यूनिट है, ऑर्गेनिक डायरी यूनिट। इसमें एक डायरी काव और एक काफ रखा हुआ है। तो इसका एक्सक्रीटा को हम फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं, और इसका जो लिक्विड वॉशिंग, फार्म वॉशिंग, सॉलिड पोर्शन को निकालने के बाद जो यूरिन प्लस जो वाटर जो होते हैं, इसको हम इसमें फार्म पॉन्ड में डाइवर्ट करते हैं। ये नाला से जाकर पोखरी में गिरते हैं। इससे क्या होता है, फिश को खाना मिलता है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट में खाली एक ही क्रॉप किया जाता है, धान का खेती होता है, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी इधर हार्डली 130-140% जैसा है। तो कम से कम 67 to 80% ज़मीन जो है वो धान का बाद खाली रहते हैं। तो उससे क्या होता है, फार्मर का इनकम भी कम होते हैं और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी काफ़ी कम रहते हैं। तो हम लोग ये देखे हैं कि जो धान का खेती जो नीचे में होते हैं, उसमें धान हार्वेस्ट होने के बाद पहाड़ों में क्या होता है कि पानी ज़्यादा रहता है ज़मीन में। तो पानी ज़्यादा रहने से इधर हम सब्जी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हल चलाते तो उससे मिट्टी का जो है पाडलिंग हो जाता है। और ऊपर में हम इसीलिए कर नहीं सकते क्योंकि उधर जो है पानी कम रहता है। लेकिन एक हम लोग देखे हैं कि अगर हम पानी का मैनेजमेंट अच्छा से करें तो इधर आराम से हम दाल का खेती कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोला जाता है। कम से कम हमारा जो 3.5 हेक्टेयर ज़मीन है, इसका जो फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन है, आप देखेंगे तो त्रिपुरा और मणिपुर जो वैलीज़ में इट इज़ मान लीजिए कम से कम 60-70 kg पर हेक्टेयर है, लेकिन पहाड़ों में 10 से 12 kg, कहीं में तो एकदम ज़ीरो है। तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हाई है। और इधर जो हमारा मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जिसको बोलते हैं, तो वो कम से कम आपका अपलैंड में 1%, लोलैंड में 2.5% इसे इन जनरल एवरेज है। कहीं में तो आपको अपलैंड में भी 2 से 3%, लोलैंड में 4-5% भी मिल जाएंगे। और जितना ऊपर जाते रहेंगे ऐसे ही ऑर्गेनिक कार्बन आपको बढ़ते रहेगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि इंडो गैंजेटिक प्लेन जो बोलते हैं, हमारा पंजाब हरियाणा में 0.5% कार्बन भी मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है क्योंकि इधर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो इधर बायोमास प्रोडक्शन, वीड्स, जंगलों में जो बायोमास है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो भी हमको उसको रिसाइकलिंग करेंगे तो उससे हमको न्यूट्रिएंट का सोर्स काफ़ी हद तक मिल जाता है। और हमारा इधर का लोग ऑर्गेनिक बाय डिफ़ॉल्ट विजडम भी है। तो उन लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी सालों से एंसेस्टर पीरियड से ही उन लोग ट्रेंड है। तो डिफरेंट इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन लोग को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने का पहले हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या होता है अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और क्या होता है अगर हम इनऑर्गेनिक केमिकल बेस्ड फार्मिंग करें लॉन्ग टर्म में 10-15 साल बाद क्या होगा। तो उस हिसाब से हम लोग 2005 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। इसमें हमारा 3 मेजर ट्रीटमेंट है, ऑर्गेनिक ब्लॉक, इंटीग्रेटेड ब्लॉक में यानी 50% ऑर्गेनिक और 50% इनऑर्गेनिक, और लास्ट जो ब्लॉक है वो है इनऑर्गेनिक। तो 10 साल बाद हम अभी देख रहे हैं कि सॉइल क्वालिटी में क्या हुआ, सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कार्बन अवेलेबिलिटी, आपका फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी फॉर प्रोडक्टिविटी। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो 3 साल बाद से लगभग हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में प्रोडक्टिविटी जो एक ही तरीके का मिल रहा था। इससे हम बोल सकते हैं कि पहाड़ों में जो कन्वर्शन पीरियड है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक जाने के लिए कितना समय आपको लगता है, वो लगभग 2 से 3 साल है। किसी क्रॉप में वो 3 साल है, किसी क्रॉप में वो 2 साल है। तो दोस्तों आज की साप्ताहिकी में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।